गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम होम साइंस के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है गर्भावस्था की कठिनाइयाँ एवं उसका उपचार। कल तक हमने गर्भावस्था में होने वाली विभिन्न समस्याएं, उनकी कठिनाइयों के बारे में पढ़ा था और उनका किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रसव से पहले महिलाओं को कौन कौन से सेवा केंद्र लगाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनको क्या क्या सुविधाएं वगैरह प्राप्त होती हैं। उन सुविधाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों का अगर लक्ष्य देखा जाए तो काल के दौरान गर्भवती स्त्री की देखभाल करना ही है, क्योंकि वह स्वयं स्वस्थ रहकर ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। इसलिए जगह जगह पर प्रसव से पहले गर्भकालीन अवस्थाओं में महिलाओं के लिए उनकी जांच के लिए बहुत सारे कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जहाँ पे उनको कई तरह की सुविधाएं वगैरह जो है उपलब्ध करवाई जाती हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के द्वारा अगर देखा जाए तो प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों की आवश्यकता बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, जिसमें 60 से 70 वर्ष से भी पूर्व के अनुभव जो होते हैं वो जारी होते हैं और उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर। भारत में अगर देखा जाए तो अधिकांश स्त्रियों की मृत्यु का कारण प्रसव से होने वाली जटिलताएं ही होती हैं। इसलिए प्रसव से पूर्व सेवा केंद्रों की स्थापना की जाती है, उनको क्रियान्वित किया जाता है, ताकि काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक गर्भवती महिलाओं को उनके लिए और शिशु के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, होने वाली जो भी समस्याएं हैं, उन दोनों के लिए उन समस्याओं का निदान किया जाता है। इन प्रसव केंद्रों ये जो सेवा केंद्र हैं, इनके माध्यम से गर्भावस्था में महिलाओं की हर महीने जांच की जाती है, जिसमें उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या कठिनाई है तो उन कठिनाइयों का इलाज भी किया जाता है। कई तरह की जो दवाइयाँ हैं मुफ्त में उनको दी भी जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम की दवाई है, आयरन की दवाई है, फॉलिक अम्ल की जो गोलियां हैं वो उनको आसानी से वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। प्रसव पूर्व सेवा केंद्र के जो लक्ष्य हैं, उनके लक्ष्यों को अगर देखा जाए तो जो पहला लक्ष्य है उसके अनुसार गर्भावस्था में माता के स्वास्थ्य का स्तर उन्नत बना रहे, यानी कि जो सबसे पहला इसका लक्ष्य है उस सेवा केंद्र का, वो लक्ष्य ये रहता है कि एक गर्भवती महिला का जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाया जाए, उसको उन्नत स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सेवा केंद्र जो है वो निरंतर रूप से प्रयत्नशील रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। गर्भावस्था के दौरान कई तरह की जैसे जटिलताएं होती हैं, उन जटिलताओं के बारे में सेवा केंद्र के द्वारा अवगत कराया जाता है और उसका समुचित निदान करने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। यानी कि पूरे गर्भावस्था का जो 9 माह का समय निकलेगा, उसके दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां हैं या समस्याएं हैं जिसको एक महिला को देखना पड़ता है या सहन करना पड़ता है, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है कि कौन कौन से लक्षण आप में दिखाई देंगे, किस तरह की कठिनाइयां जो हैं वो आपके स्वास्थ्य को, आपके शिशु को प्रभावित कर सकती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। और जानकारी देने के साथ में ही उनकी उन समस्याओं को दूर करने, निदान करने के लिए कई तरह के तरीके भी उनको बताए जाते हैं। गर्भाकाल में अनेक विषमताएं और जटिलताएं पाई जाती हैं। माता का शारीरिक मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका स्तर भी प्रभावित होता है। सेवा केंद्र गर्भवती माता के कष्टों का शीघ्र निदान कर उपचार की व्यवस्था करते हैं। अब इन सेवा केंद्र के अंदर जो महिला को है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना ही इसका उद्देश्य रहता है। इसलिए जो एक महिला की जो समस्या है, गर्भवती महिला की, उन समस्याओं के निदान के लिए तरह तरह के उपचार वगैरह जो है उनको दिए जाते हैं और उनका निदान किया जाता है। प्रसव पूर्व सेवा केंद्र स्वस्थ जच्चा बच्चा का ध्येय लेकर कार्यरत करता है। प्रसव पूर्व जो सेवा केंद्र हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो माँ एक बच्चे को जन्म देगी वो बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या कोई भी कमी ना रहे, उसका उनका जो ये है उद्देश्य रहता है। इसके लिए गर्भवती स्त्री को शारीरिक मानसिक रूप से इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वे एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सफल रहे। यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को ऐसा माहौल प्रदान किया जाता है
जिसमें वे सभी तरह की जो चिंताएं हैं, टेंशन्स वगैरह हैं, उनकी जो किसी चीज़ को लेकर घबराहट वगैरह है प्रसव को लेके, उन सभी को दूर किया जाता है ताकि वो एक स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। गर्भकालीन विषाक्तता उत्पन्न न हो, इसके लिए पूर्व से ही पहचान कर रोग का निदान करने का भी पूरा प्रयत्न किया जाता है। अब गर्भावस्था में कई बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था में गर्भाशय के अंदर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। विषाक्तता का मतलब होता है कि जहर या जहरीलापन जो उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से एक शिशु और माँ दोनों का स्वास्थ्य जो है वो हानिकारक, उनके लिए हानिकारक हो सकता है या उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानि प्रदान करने वाला हो सकता है। इसलिए उनको ये तरह तरह की जो विषाक्तता वगैरह है उनकी जांच वगैरह की जाती है, ताकि ये देखा जाता है कि उनके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न ना हो रही हो या कोई ऐसा पदार्थ या तत्व ना बन रहा हो जो कि एक शिशु के और माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली गर्भवती माताओं को निःशुल्क संतुलित भोजन भी दिया जाता है, और जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो कि अपने अच्छा पोषण अपने गर्भावस्था के समय नहीं ले पाती है या उनके पास इतना आमदनी नहीं है कि वो एक अच्छा पोषण ले, अच्छा उपचार ले सके, तो ऐसी महिलाओं को समय समय पर पोषाहार वगैरह जो है वो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि वो एक अच्छा पोषण प्राप्त करे और उसी पोषण से उसका और शिशु दोनों का विकास अच्छे से हो सके। गर्भवती स्त्रियों को गर्भ संबंधी बातें बताई जाती हैं व उनके अंधविश्वास को दूर करने का प्रयत्न भी किया जाता है। अब जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती हैं तो उससे संबंधित कई तरह के अंधविश्वास वगैरह जो हैं उन महिलाओं के दिमाग में आने लगते हैं, या लोगों के द्वारा करी जाने वाली तरह तरह की बातों के द्वारा वो महिला उनसे जूझती है या अपने दिमाग में उन बातों को, और जैसे कि उनमें बार बार सोचने लगती हैं। तो ऐसे जो अंधविश्वास हैं या ऐसी तरह जो बुरी भावनाएं जो उनके मन में आ रही हैं, उनको दूर करने का जो कार्य है वो भी इन्हीं सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ गर्भवती स्त्रियों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे भय, उद्वेग, क्रोध और तनाव आदि को त्याग कर स्वस्थ रह सके। और ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से बार बार सोचने और गहन सोचती रहती है या चिंताओं में डूबी रहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को उनको बार बार ये जानकारी दी जाती है कि उनको इन चीज़ों को नहीं सोचना है, चिंताओं में नहीं रहना है, और आगे जो प्रसव के समय क्या होगा उन चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है। और उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जिसमें एक गर्भवती महिला खुशनुमा माहौल में रहे और जितनी भी चिंताएं वगैरह हैं, जितनी भी उनके दिमाग में आने वाले बुरी भावनाएं वगैरह हैं वो दूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो महिला स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाती हैं। अशिक्षित स्त्रियों को गर्भ संबंधी अनेक कहानियाँ, साहित्य आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। शिक्षित स्त्रियों को गर्भ से संबंधित छोटी छोटी पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, बुलेटिन आदि बांटे जाते हैं ताकि वे पढ़कर उनका समुचित लाभ उठा सके। अब जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जिनको पहली बार जो गर्भ धारण कर रही हैं या जो कम पढ़ी लिखी है या बिल्कुल पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, उन महिलाओं को कई तरीके से जागरूकता उत्पन्न करने वाले संदेश दिए जाते हैं, जो कहानियों के माध्यम से हो सकते हैं, खेल नाटक के माध्यम से हो सकते हैं, और उनको गर्भावस्था में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनका कैसे निदान किया जा सके और किस तरीके से एक स्वस्थ शिशु का निर्माण हो, उसका जन्म हो, इन सभी बातों को जो है वो उस खेल नाटक के माध्यम से उन महिलाओं को समझाया जाता है। और जो दूसरी तरफ शिक्षित महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जब गर्भ धारण करती हैं तो उनको तरह तरह की बुलेटिन वगैरह जो हैं, पैम्फलेट बांटे जाते हैं, ताकि वे उन पैम्फलेट और बुलेटिन को पढ़ के उनके माध्यम से कई तरह की जागरूकता देने वाली जो आवश्यक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़कर उन चीज़ों को समझ पाती हैं और उन्हीं के अनुसार वो अपने कार्यों को करती हैं। गर्भवती स्त्रियों को विभिन्न प्रकार से शिक्षित किया जाता है ताकि वे स्वस्थ शिशु को जन्म देकर उन्हें स्वस्थ रख सके। तो ये जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र हैं, वे केवल निरोधक चिकित्सा में ही रुचि नहीं लेते हैं,
बल्कि गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी अपना पूरी तरीके से योगदान देते हैं और उसमें सहायक भी होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रसव पूर्व जो सेवा केंद्र हैं उनके अनुसार शारीरिक स्थिति के आधार पर भी गर्भवती स्त्रियों को 2 भागों में बांटकर उनको कई तरह की होने वाली स्थितियों और खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि स्वास्थ्य के आधार पर जो उनको बांटा गया है, शारीरिक स्थिति के आधार पर जो शारीरिक स्थिति के आधार पर जो महिलाओं को 2 भागों में बांटा गया है, वे 2 भाग जैसे कि पहला जो है वो है कम खतरे वाली, कम खतरे की स्थिति में आने वाली महिलाएं, और जो दूसरी है वो है अधिक खतरे वाली स्थिति। जो सबसे पहला है कम खतरे वाली स्थिति, तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो वे सभी गर्भवती महिलाएं आती हैं जो स्वस्थ हैं तथा जिनकी उम्र 35 वर्ष है। इसमें जो महिलाएं आती हैं उनकी उम्र 35 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको लिया जाता है और वो काफ़ी हद तक स्वस्थ भी है। स्त्री का जो दूसरा और तीसरा जो प्रसव हो रहा हो उन महिलाओं को इसके अंतर्गत लिया जाता है, यानी कि वे महिलाएं जो दूसरी या तीसरी बार किसी शिशु को जन्म दे रही है उनको कम खतरे वाली स्थिति के अंदर लिया जाता है चिकित्सकीय संबंधी दोष नहीं होने पर। और वे महिलाएं जिनको चिकित्सकीय जांच पर करवाई जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि इन महिलाओं को किसी तरह की शरीर में कोई दोष ना हो या शिशु की उत्पत्ति में कोई दोष ना हो, तो उन महिलाओं को कम खतरे की स्थिति में लिया जाता है। गर्भवती स्त्री को कोई खतरनाक बीमारी अथवा संक्रमण नहीं हो, और इस कम खतरे वाली की स्थिति में वे महिलाएं आती हैं जिनको कोई हानिकारक या खतरनाक बीमारी ना हो, यानी कि जो जानलेवा बीमारी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए जो एक शिशु और महिलाओं को खतरे की ओर ले जाती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं जिनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक खतरनाक बीमारी ना हो, उन महिलाओं को कम खतरे की स्थिति की ओर लिया जाता है। गर्भकालीन विषाक्तता की स्थिति ना हो, यानी कि उसको टॉक्सिमा वगैरह ना हो, उन महिलाओं को इसके अंतर्गत लिया जाता है। स्त्री को आदतन गर्भपात की समस्या नहीं हो, यानी कि कई बार उन महिलाओं को इसके अंतर्गत लिया जाता है जो कि बार बार गर्भपात ना करवाए, यानी कि वो स्वस्थ प्रसव को करवाने की जो इच्छा रखने वाली महिलाएं हैं उन्हीं को इसके अंतर्गत लिया जाता है। सामान्य प्रसव संबंधी इतिहास हो, यानी कि उन महिलाओं को इसके अंतर्गत लिया जाता है जो कि सामान्य प्रसव दे चुकी हैं या पहले जिसका प्रसव हुआ है वो नॉर्मल हुआ हो, यानी कि जिसमें सिजेरियन ना हो या ऑपरेशन ना हो, वो सामान्य तौर पर एक शिशु को जन्म दे चुकी हैं, तो उन्हीं महिलाओं को इसके अंदर लिया जाता है। आनुवांशिक बीमारी जैसे दमा है, मधुमेह है या रक्तचाप आदि जिन महिलाओं को ना हो उन महिलाओं को कम खतरे की स्थिति में लिया जाता है। ये तो हो गई कम खतरे वाली स्थिति में आने वाली महिलाएं। अब जो है अधिक खतरे वाली स्थिति में आने वाली जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं में देखा जाए तो जो सबसे पहले जो पहली बार गर्भ धारण कर रही हैं उन महिलाओं को इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसमें 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको लिया जाता है। इसके अंदर 18 वर्ष से कम की जो महिलाएं यानी कि कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनको, तथा 35 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको इस स्थिति के अंतर्गत लिया जाता है जो कि खतरे की संभावना में अधिक रहती हैं, क्योंकि कम उम्र की स्थिति में जो बच्चे को उत्पन्न करने वाली जो महिलाएं हैं या जन्म देने वाली जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य कमज़ोर होने या प्रजनन अंगों की कमजोरी की वजह से भी कई तरीके से उनको हानि हो सकती है या उनके साथ में कई तरह का दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है, तो उनको अधिक खतरे वाली स्थिति में लिया जाता है।
हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दमा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको अधिक खतरे वाली बीमारी जो है वाली स्थिति में लिया जाता है। अगर स्त्री 4 बार से अधिक गर्भवती रह चुकी है, यानी कि चौथा, पांचवा इसके बाद का प्रसव है, तो उसको अधिक खतरे वाली स्थिति में लिया जाता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि एक महिला ने 4 से 5 या उससे भी अधिक अगर प्रसव दिए हैं और आगे और दे रही हैं, तो उन महिलाओं को अधिक खतरे वाली स्थिति की ओर लिया जाता है। गर्भवती स्त्री गर्भकालीन विषाक्तता से पीड़ित हो और वे महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय जो उनका है या गर्भकालीन विषाक्तता से जो जूझ रही हैं, उन महिलाओं को अधिक खतरे वाली स्थिति के अंदर लिया जाता है। आदतन गर्भपात होता हो या फिर वे महिलाएं जिनकी आदतें सही ना होने से, काम काज करने का जो तरीका सही ना हो, उसकी वजह से कई बार उनके शरीर में गर्भपात हो चुका है, यानी कि कई बार बच्चा गिर भी जाता है, तो ऐसी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी अधिक खतरे वाली स्थिति की ओर लिया जाता है। भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि माँ जो अधिक कमज़ोर है, जिसका पोषण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है या पोषण नहीं ले पा रही हैं, जब वे महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब शिशु को सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता है या इन महिलाओं के जो काम करने की जो तौर तरीके हैं उनके सही ना होने की वजह से कई बार उनके शरीर के अंदर ही शिशु की मौत हो जाती है, गर्भ की मृत्यु हो जाती है, तो उन महिलाओं को भी अधिक खतरे वाली स्थिति के अंदर लिया जाता है। आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त होना, और वे महिलाएं जो आनुवांशिक तौर पे चली आने वाली जो बीमारी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी उनके घर में देखी जा रही है, जो माताओं को है, उनकी पुत्री को है या उनकी पुत्री को भी और हो जाती है, तो ऐसी जो बीमारी है वो या माता पिता से कोई भी जो रोग लगातार आनुवांशिक तौर पे आगे से आगे चल रहा है, तो उन बीमारी से ग्रसित महिलाओं को भी अधिक खतरे वाली स्थिति की ओर लिया जाता है। यदि शिशु जन्म के पश्चात उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, और वे महिलाएं जो कभी किसी शिशु को जन्म दे चुकी हैं या दे रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार उनके शिशु की जन्म देते ही मृत्यु हो चुकी है या पहले हो चुका है उनके साथ, तो उन महिलाओं को भी इसकी स्थिति में लिया जाता है। गर्भवती माता गंभीर रक्त अल्पता की शिकार हो, और वे महिला जिनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में खून की कमी है या फिर यूँ कहा जाए एनीमिया से ग्रसित है, उन महिलाओं को इस कंडीशन के अंदर लिया जाता है। अगर गर्भाशय में पहले से ही ट्यूमर या गांठ हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं के गर्भाशय के अंदर पहले से ही ट्यूमर होता है या गांठ पाई जाती है, तो उन महिलाओं को भी अधिक खतरे वाली स्थिति के अंदर लिया जाता है, क्योंकि जो ये ट्यूमर है या जो गांठ है वो शिशु के विकास और वृद्धि को बाधित करती है और माँ के गर्भाशय में विषाक्तता उत्पन्न करने का भी कार्य कर सकती हैं, जो कि एक शिशु और एक गर्भवती महिला दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उन महिलाओं को भी अधिक खतरे वाली स्थिति में लिया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रसव पूर्व सेवा केंद्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके क्या कार्य हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसव पूर्व केंद्रों के जो कार्य प्रणाली है कि किस तरीके से कार्य करने का उनका जो रहता है तरीका। जब स्त्री को गर्भवती होने का पूर्ण पता चल जाता है और चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि स्त्री गर्भवती है, तो उसे प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों में जाकर अपना परीक्षण करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यह क्रिया अगर देखी जाए तो गर्भ ठहरने के 3 माह से पूर्व से ही शुरू हो जाती है। उसे प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों के द्वारा एक निर्धारित प्रपत्र भरने को दिया जाता है। इस प्रपत्र में गर्भवती स्त्री के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जाती है, उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक गर्भवती महिला का नाम क्या है, किस धर्म से संबंधित हैं, उनका पेशा क्या है, यानी कि वो क्या कार्य करती हैं, विवाह की स्थिति क्या है, जैसे विधवा है, सधवा है या तलाकशुदा है, प्रत्यक्ता है या विवाहित है। अगर विवाह हो चुका है तो विवाह की तिथि क्या है, पति की आयु क्या है, सामाजिक स्तर, व्यवसाय, पति का जो रक्त वर्ग है यानी कि पति जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या रहता है, उसकी भी जानकारी ली जाती है। उसके अलावा एक गर्भवती महिला का जो रक्त वर्ग है या ब्लड ग्रुप है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा किसी महिला में होने वाली जो बीमारी है उन बीमारियों से संबंधित जानकारी भी ली जाती है, कई जैसे उनमें मधुमेह ना हो, हृदय रोग ना हो या रक्तचाप ना हो, उनके बारे में भी उनसे पूछे जाते हैं।
परिवार में विद्यमान किसी रोग का जैसे कोई इतिहास है, जैसे क्षय रोग हो चुका है, पीलिया है, उच्च रक्तचाप है, या कोई महिला जुड़वा बच्चे पहले दे चुकी हैं तो उनकी जानकारी भी पूरी ली जाती है। उसके अलावा जैसे अन्य शारीरिक दोष के बारे में भी उनसे जानकारी ली जाती है कि गर्भाशय में कोई विकृति तो नहीं है, या नपुंसकता है, या ट्यूमर है, या कोई आदतन उनके द्वारा गर्भपात पहले भी हो चुका है, तो उसकी पूरी जो जानकारी है उनके द्वारा उस पत्र के अंदर भरवाई जाती है। उसके अलावा गर्भवती स्त्री के प्रसव के इतिहास के बारे में भी जो जानकारी ली जाती है, जैसे पहले कितने प्रसव हो चुके हैं, प्रसव की विधि क्या थी, सामान्य तरीके से हुए हैं प्रसव या ऑपरेशन के माध्यम से हुए हैं, पहले जो प्रसव हुए हैं उनकी क्या तिथि रही है, क्या दिनांक रही है, गर्भावस्था या प्रसव के समय कोई उत्पन्न समस्याएं जो उनके सामने आई उन समस्याओं को भी लिखवाया जाता है। उसके अलावा प्रत्येक शिशु की प्रसव के समय की स्थिति क्या थी, यानी कि शिशु उल्टा था, सर नीचे था, या पैर नीचे थे, या जिस कंडीशन में बच्चा का जन्म हुआ है वो भी उनसे भरवाया जाता है। शिशु की लिंग, यानी कि पहले किस बच्चे को जन्म दे चुका है, लड़का पैदा हुआ था या लड़की पैदा हुई थी, उनके बारे में भी पूरी जानकारी ली जाती है। उसके अलावा शिशु का जो वज़न, यानी कि पहले जब प्रसव हुआ था तो उस समय शिशु का क्या वज़न रहा था, उसकी भी पूरी जो जानकारी है उस प्रपत्र के अंदर भरवाई जाती है। इसी प्रकार ये जो पहले की जो सारी जानकारी है वो ली जाती है। उसके बाद में वर्तमान जो गर्भावस्था संबंधी इतिहास है उसकी भी जानकारी हासिल की जाती है, जैसे कि बच्चों की संख्या, उनमें सोनोग्राफी करवा के वगैरह ये भी पता लगाया जाता है कि बच्चे एक है, जुड़वा है, तो उनकी संख्या का भी लिखा जाता है। पहले जो बच्चा उनका हुआ था उसकी उम्र क्या थी, बच्चों की लिंग क्या थी, उसको पहले भरवाया जाता है। पिछले मासिक स्राव की स्थिति क्या रह चुकी है, फेफड़े की स्थिति क्या है, दांतों व अस्थियों की स्थिति क्या है, कि दांतों में कोई संक्रमण वगैरह है या पहले भी अस्थि में कोई टूट फूट हो चुकी है तो वो भी लिखवाया जाता है। उल्टी होने पर कौन सी औषधि और कितनी मात्रा में ली गई है उसके बारे में भी लिखवाया जाता है। स्तन या शिराओं की जो स्थिति है उनके बारे में लिखवाया जाता है। गर्भाशय का आकार सामान्य है या अधिक है उसकी जानकारी। योनि मार्ग का परीक्षण किया जाता है और उससे संबंधित आने वाले जो तथ्य हैं उनको भी लिखे जाते हैं। रक्त में जो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत है उसकी जांच करवाई जाती है और उसकी मात्रा को भी इसके अंदर लिखा जाता है। उसके अलावा मूत्र का परीक्षण करना, यानी कि कहीं पीलिया ना हो या फिर मूत्र का रंग कैसा है, उसके परीक्षण के आधार पर उसकी जो जांच की जाती है उसका लेखा भी उसी प्रपत्र के अंदर किया जाता है। भ्रूण के प्रथम हलचल की स्थिति, यानी कि जब पहली बार भ्रूण हिलता है तो किस तरह की हलचल हुई थी, अधिक हलचल थी, हल्की सी हलचल थी, या चोट लगने का आभास था, दबाव का आभास था, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी लिखी जाती है। उसके अलावा शारीरिक सूजन, यानी कि महिलाओं को अपने शरीर में किन किन हिस्सों में अधिक सूजन देखने को मिल रही है या अधिक सूजन है वो भी वहाँ पे लिखा जाता है। हृदय की स्थिति, हार्ट बीट कैसी चल रही है, कई बार कुछ महिलाओं को तेज़ गति से जैसे हार्ट के धड़कने की समस्या रहती है, तो कोई में जैसे कि मंद गति से भी होता है, तो उसकी जो समस्या है उनके बारे में भी उसको लिखवाया जाता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की जानकारी लेकर भी लिखा जाता है। पूर्व में कभी गर्भपात हुआ है या नहीं, यानी कि पहले कभी एबॉर्शन हो चुका है या नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। वो महिलाएं जो अगली बार वापस से गर्भवती हुई हैं, क्या वो अभी भी पहले वाले शिशु को स्तनपान करवा रही है, या जो पहला जो शिशु है उसमें और दूसरे शिशु में कम अंतराल होने या कम समय अंतराल होने की वजह से अगर पहले शिशु को वो दूध पिला रही हैं तो उसकी शिशु की जो जानकारी है उनके बारे में वो भी पूरी तरीके से ली जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र हैं उनके माध्यम से एक गर्भवती स्त्री से संबंधित सभी जानकारी जो होती है वो प्राप्त की जाती हैं। अगर गर्भवती स्त्री किसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है तो उसके निदान के लिए उपचार का सुझाव भी दिया जाता है। इसके लिए उसके पश्चात उसके पारिवारिक स्वास्थ्य का इतिहास भी पूछा जाता है, यानी कि कोई महिला अगर किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसका पूरा इलाज करवाया जाता है, निदान किया जाता है। उसके अलावा उसके परिवार में होने वाली भी अगर कोई बीमारी लगातार चल रही है, आनुवंशिक बीमारी हो रही है, तो उसका भी निदान करने का पूरा जो कार्य है वो किया जाता है। जैसे कि कई बार आनुवंशिक बीमारी के तौर पे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दमा आदि जो है परिवार के इतिहास में देखने को भी मिलता है, और वही जो चीज़ है एक गर्भवती महिला में भी देखने को मिल सकती हैं।
यदि गर्भवती स्त्री को निरंतर गर्भपात हुआ है अथवा शिशु जन्म के पश्चात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी प्रपत्र में अंकित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिला लगातार गर्भ धारण करती है, लेकिन कुछ उनकी आदत ऐसी होती है कि भारी काम करने या अपना पूरा ख्याल ना रखने, पोषण ना लेने की वजह से कई कमजोरी भी हो सकती है शारीरिक, उसकी वजह से कई बार गर्भ ठहर नहीं पाते हैं या गर्भपात हो जाता है। तो कितनी बार गर्भपात हुआ है, किन कारणों से हुआ है, तो वो सारे भी प्रपत्र में लिखे जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक महिला प्रसव दे भी देती है और प्रसव के तुरंत बाद एक शिशु की मृत्यु हो जाती है या प्रसव देते समय भी शिशु मृत पैदा होता है, तो उनकी पूरी जो जानकारी है वो भी उसके अंदर लिखी जाती है। प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात गर्भवती स्त्री की पूरी तरीके से शारीरिक जो जांच है वो की जाती है, जिसमें एक महिला का वजन, लंबाई, रक्तचाप, हृदय की गति, श्वसन की गति, मूत्र का परीक्षण, रक्त का परीक्षण, दांतों का निरीक्षण, स्तनों एवं उदर प्रदेश का निरीक्षण आदि किए जाते हैं। रक्त जांच से जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा का प्रतिशत जो है वो पता लगाया जाता है कि कोई गर्भवती महिला रक्त अल्पता या एनीमिया से ग्रसित तो नहीं है, उसकी जो पूरी जानकारी है वो ली जाती है। भ्रूण के हृदय की धड़कन, गर्भाशय में शिशु की जो स्थिति है उसकी भी जांच की जाती है और उसके अलावा प्रत्येक सेवा केंद्र पर 15 दिन में गर्भवती स्त्री को नियमित जांच हेतु भी बुलाया जाता है। प्रत्येक अवसर पर अगर देखें तो उसे अपने स्वास्थ्य एवं भावी शिशु के उन्नत स्वास्थ्य के लिए प्राप्ति के लिए उसको महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं कि किन तौर तरीकों को अपनाना है, कैसा पोषण लेना है, कौन सी समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे करना है, किस तरीके का व्यायाम करना है और आहार कैसा ले, किस तरीके से अपने शरीर का भी ध्यान रखा जाए, उन सभी तरीके से उसको जानकारी दी जाती है। उसे गर्भ संबंधी कई प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित भी किया जाता है और महिलाओं को ऐसे जागरूक किया जाता है कि वो अपने स्वयं की प्रेगनेंसी से संबंधित होने वाले जो भी उनको तरीके दिख रहे हैं या समस्याएं हैं या कोई लक्षण है तो उनके बारे में वो स्वयं किसी से प्रश्न पूछे, इसलिए उसको जागरूक किया जाता है। और साथ में ये भी देखा जाता है चिकित्सक की जाँच के बाद कि कोई गर्भकालीन विषाक्तता या गर्भ रक्त अल्पता या प्री एक्लैम्सिया के जो तरीके हैं वो ना हो या कोई बीमारी उनको लंबे समय से घेरी हुई ना हो। तो ये अभी तक हमने देखा कि एक प्रसव केंद्र के द्वारा सेवा केंद्र के माध्यम से महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और महिलाओं को जागरूक किया जाता है। अगर अभी इस टॉपिक में आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।